गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं साइंस क्लास 9th चैप्टर मैटर। तो करते हैं स्टार्ट। मैटर क्या होता है? जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है वो क्या होती है? मैटर। अर्थात पदार्थ आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को उनके भौतिक तथा रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार विभाजित किया है। किस पे? रासायनिक और उसकी भौतिक प्रकृतियों के आधार पर उन्हें दो भागों में विभाजित किया है। पहला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो सब क्या होती है? भौतिक, उसकी फिजिकल क्वालिटी। तो पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। जैसे नमक या चीनी का पानी में घुलना। जब नमक और चीनी का पानी में घुलना वो क्या है? एक पदार्थ का भौतिक स्वरूप। सेकंड है पदार्थ के अति सूक्ष्म कण होते हैं। जो पदार्थ होता है ना उसके कण बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। जैसे पोटेशियम परमंगनेट या डिटॉल की कुछ मात्रा ही पानी को क्या कर देते हैं? रंगीन। जब उसमें हम डिटॉल की मात्रा डालते हैं तो पानी का रंग चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है? किस कारण होता है? पानी का अति सूक्ष्म कारण होता है जिसके अंदर जब डिटॉल डालते हैं तो पानी के साथ बिल्कुल मिल जाता है, जिससे पानी का रंग चेंज हो जाता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं ना उसमें स्पेस होता है, जिसके कारण में नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप से जल में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, क्योंकि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितना भी उनके अंदर स्पेस होगा, जो दूसरी चीज़ उसमें मिलाएंगे तो दोनों एक साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। तो ये पदार्थ की कौन सी विशेषता बताता है? कि पदार्थों के कणों के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। पानी में स्याही का फैलना। जब हम कोई स्याही की एक बूंद पानी में डालते हैं तो स्याही फैलने लगती है। इसी तरह अगरबत्ती को जब हम कमरे में जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। तो अगर वह गतिशील है तो ही वे कण वातावरण में फैल रहे हैं। तो ये गुण बताता है कि पानी के कण निरंतर गतिशील होते हैं। विसरण या डिफ्यूजन। दो या अधिक पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का मिलना, अगरबत्ती का जलना, गर्म खाने की गंध कई मीटर से दूर से ही आना, तो ठंडे खाने की हमें नहीं आती। तो ये सब जो कण की खुशबू होती है, ये चीज़ आपस में मिलती है, ये पदार्थ के विसरण गुण के कारण होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कील, चौक और रबड़ बैंड लेते हैं। हमने तीनों चीज़ें ले ली। जब इन पर थोड़ा मारा या काटा अथवा खींचकर इन्हें भंगुर या तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे कि वे तीनों बल आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। क्यों? जब कील पे थोड़ा मारते हैं तो कील नीचे की तरफ जाती है, चौक को काटते तो कट जाता है, रबड़ बैंड को खींचते हैं तो खिंच जाता है। तो ये सब चीज़ें किस कारण से होती हैं? पदार्थों में जो आकर्षण बल है जो उन्हें जोड़े रखता है उसके कारण होता है। जब पानी की धार को काटते हैं तो वह भी आकर्षण बल के कारण नहीं कटती, वो बिल्कुल सीधी रहती है। जैसे ही हम उंगली हटाएंगे तो फिर से हो जाएगी, सीधी बहने लगेगी। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाते, किस कारण से? यह पदार्थ के आकर्षण बल की शक्ति के कारण ही काट पाते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। पदार्थ की अविनाशिता का नियम। जैसे कि नाम से ही पदार्थ होता है कि इसका विनाश नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ पदार्थ को न तो खत्म किया जा सकता और न ही उत्पन्न। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? m/u। डी होता है डेंसिटी या घनत्व। इसका फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। इसको हम मास अपॉन वॉल्यूम भी कह सकते हैं। आइंस्टाइन के ऊर्जा सापेक्षतावाद नियम के अनुसार E = mc²।
अब जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। आपने सुना होगा प्रकृति में जो भी चीज़ है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। तो वो क्या है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। कौन सी है वे 5 चीज़ें? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। हमारी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ है वे सब किस चीज़ों से मिलकर बने हैं? इन 5 चीज़ों से मिलकर बने हैं। इनमें से पदार्थ है, इनमें से बताना कि पदार्थ कौन सा और कौन सा नहीं। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो इसमें से पदार्थ कौन कौन से? कुर्सी, वायु चलती रहती है, कोई पदार्थ नहीं है। शीतल पेय जैसे कि पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पिए, सब क्या है? पदार्थ है। इत्र की सुगंध, जो इत्र है वो जो खुशबू फैला रहा है वो भी क्या है? एक पदार्थ। नहीं, कुर्सी, बादाम और शीतल पेय पदार्थ है, बाकी नहीं है, क्योंकि एक खुशबू आती है। ठीक है, तो खुशबू कोई पदार्थ नहीं है। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले पदार्थ की अवस्था होती है 3। कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठोस के बारे में। इनका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी संपीड़ितता नगण्य होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस पदार्थ अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर टूट सकते हैं परंतु इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। इनमें मुक्त प्रसार नहीं होता। फोर्स और अट्रैक्शन के कारण कणों की ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होती। जो पदार्थ होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, उनकी निश्चित सीमाएं होती हैं और उनका निश्चित आयतन होता है। इनमें संपीड़ितता का गुण बहुत कम होता है। पदार्थ टूट सकते हैं परंतु अपने आकार को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले रबड़ बैंड। आपने देखा होगा रबड़ बैंड तो हम खींच भी सकते हैं परंतु ये ठोस होता है। क्यों? यह आकार बदलता है तब बल हटाते ही अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है। इसी कारण यह रबड़ बैंड क्या होता है? ठोस। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, इसीलिए हम रबड़ बैंड को रखते हैं ठोस में। जैसे शर्करा, चीनी या नमक, इन्हें चाहे अपने हाथ में लो या किसी प्लेट में, इनके क्रिस्टलों का आकार चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहते हैं। तो जो सेम नहीं होता फिर हमने पढ़ाया को क्या होता है? ठोस। स्पंज, स्पंज आपने देखा होगा जिसको हम स्पंज दबा भी सकते हैं तो उसका सारा पानी निकल जाता है और जैसे छोड़ते हो दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेता है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते तो वायु बाहर निकलती है जिससे इसका संपीड़ितता संभव है, परंतु यह ठोस ही होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे द्रव पदार्थ की सेकंड अवस्था। द्रव का आकार निश्चित नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। क्या है? आकार तो निश्चित नहीं होता परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित। जैसे हमने पानी गिलास में डाल दिया तो उसका आयतन निश्चित है, उसे चौड़े बर्तन में रख दिया तब भी उसका आकार निश्चित है। तो क्या होता है? इनका आकार आयतन निश्चित होता है, आकार तो चेंज हो जाएगा क्योंकि गिलास से हमने किसी दूसरे बर्तन में डाल दिया, परंतु जितना उसका आयतन था उसका आयतन तो सेम ही रहता है, बस उसके आकार में चेंज होता है। जिस बर्तन में रखे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में भाव होता है इसलिए दृढ़ नहीं होते। द्रव में ठोस, द्रव में गैसों, तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतः रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में खाली स्थान अधिक होता है, मतलब कि ठोस में जो होता है उसमें स्पेस कम होता है और द्रव में ठोस की अपेक्षा स्पेस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गैस। गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक संपीड़ितता किस में होती है तो होती है गैस में और सबसे कम ठोस में। कणों की तेज गति तथा अत्यधिक खाली स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत शीघ्रता से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित तथा अत्यधिक तेज होती है। जैसे आपने देखा होगा वातावरण में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, अन्य गैसें भी होती है, वे बहुत जल्दी एक दूसरे पर मिक्स हो जाती है। तो ये क्या होती है? ये सभी गैस होती है और उनका विसरण भी सबसे अधिक होता है गैसों में, इसलिए बहुत जल्दी फैलती है।
जब गैस संपीड़ित होती है तो उसे हम किसी बड़े बर्तन में भी रख सकते हैं और उसे संपीड़ित करके छोटे से सिलेंडर में भी पैक कर सकते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत छोटे। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति SI के अनुसार द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर या मीटर क्यूब तथा साधारण मात्रक होता है लीटर। 1 लीटर होता है 1 DM क्यूब, 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर होता है 10 की क्यूब मीटर क्यूब। बढ़ते घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करें। रुई, वायु, चीनी का धुआं, चौक, जल, शहद, लोहा, ये अपने घनत्व के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। रुई का घनत्व कम होता है इसलिए सबसे पहले है, फिर वायु का होता है, फिर चिमनी के धुएं का, फिर चौक का, फिर जल का, फिर शहद का, फिर लोहे का। नेक्स्ट है घनत्व, जो अभी हमने पढ़ा। तो घनत्व क्या होता है? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन में भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। हम इसे कितने भी बड़े बर्तन में भी रख सकते हैं और कितने भी छोटे बर्तन में। सेकंड है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैसों के कण निरंतर गतिशील होते हैं तो वे जो बर्तन की दीवार होते हैं उनसे टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि कणों के बीच बहुत कम बल होता है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है, अतः उनके बीच अत्यधिक बल लगाना पड़ता है। जितना अधिक स्पेस होगा उतना ही हम शीघ्रता से हाथ चला सकते हैं, और जितना भी स्पेस कम होगा उतना ही हमें हाथ चलाने के लिए अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। जल जमने से बर्फ होता है, इसलिए बर्फ के अंदर एक स्थान होता है, इसलिए बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा जाता है। LPG जो हम घरों में यूज़ करते होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनकी फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है तो आप याद रखना। पदार्थ अपनी अवस्था को निम्न तरीकों से बदल सकता है। सबसे पहले बदल सकता है वो अपने तापमान परिवर्तन के प्रभाव के कारण। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका गलनांक या संघनन कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक होता है 213.16 केल्विन। तो तापमान के प्रभाव से क्या होगा? जो कोई भी ठोस हो किसमें चेंज हो जाएगा? द्रव से। ये इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर ठोस से द्रव में बदलता है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसका गलनांक या संघनन कहलाता है। और बर्फ का गलनांक पॉइंट है 273.16 केल्विन। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रबड़ को खींचकर बड़ा किया जाता है। जहाँ पर बड़ा होने पर रबड़ टूट जाए वह प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। जिस सीमा पर रबड़ बैंड टूटता है वह उसकी क्या होती है? प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड उबलने लगता है वह कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस तथा वाष्प ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। ऐसा ठोस जो द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधा ही गैस में चेंज हो जाता वो होता है ऊर्ध्वपातन, जिसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। जैसे आपने कपूर देखा होगा, जैसे कपूर को जलाते हैं वो सीधा जल जाता है, वो द्रव में चेंज नहीं होता। तो ठोस गैस में चेंज होता है वो होता है सब्लिमेशन, और जब गैस से वापस ठोस में चेंज होता है वो होता है डिपोजिशन, जिसे हम कहते हैं निषेचन। एक एटम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है 1.01 × 10⁵
10⁵ पास्कल। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 273 केल्विन के। हमारा बुखार फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। C/5 इज इक्वल टू F -32/9। C से फ़ारेनहाइट जब निकालना हो और सेंटीग्रेड से केल्विन निकालना हो, तो सेंटीग्रेड से केल्विन निकालना है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। ये फार्मूला डायरेक्ट, जिससे हम केल्विन सेंटीग्रेड से केल्विन में, केल्विन से सेंटीग्रेड में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के कारण स्थानांतरण होती है। जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है तो जिस उस हस्तांतरण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह होती है गुप्त ऊष्मा। पूरे ठोस के द्रव बन जाने तक उसका तापमान बढ़ता नहीं है, वो स्थिर रहता है, स्थिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। जब यह एक बार पूरा पिघल जाता है तो फिर तापमान बढ़ना शुरू होता है। जहाँ बर्फ़ का टुकड़ा शुरू से ही ऊष्मा ग्रहण कर रहा था, लेकिन पूरा पिघलने तक उसका तापमान नहीं बदलता। जैसे हमने बर्फ़ ली, बर्फ़ को हमने किसी बर्तन में रख लिया तो उसका टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा जब तक बर्फ़ पूरी नहीं पिघलती। पूरी पिघलने के बाद उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो जो ये टेम्परेचर बना रहा है यह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इस स्थिति तक खर्च हुई ऊष्मा को कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा। या किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या मुक्त की जाती है, वो होती है गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी 80 कैलोरी पर ग्राम या 3.34 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। जूल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2.26 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम। प्रक्षुब्ध ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम ठोस को जब द्रव में चेंज करते हैं तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होती है वह उसकी प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहलाती है। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं, पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। तो पूछा जाए पानी की और बर्फ़ में से जब बर्फ़ के कण होते हैं तो किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पानी की ऊर्जा ज़्यादा होगी। भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम है। गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, वो होती है गुप्त ऊष्मा। दाब परिवर्तन का प्रभाव भी मैंने पढ़ा था, तापमान का प्रभाव पढ़े हम, दाब परिवर्तन का प्रभाव। घटक कणों के मध्य की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। दाब के बढ़ने तथा तापमान घटने से गैस द्रव में परिवर्तित हो सकती है और ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो सकती है। इसीलिए इसे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं हम, CO2 को। ठोस, द्रव तथा गैस दाब तथा तापमान के द्वारा तय होती है, जो हम इस डायग्राम से पढ़ते हैं। तो 3 है ठोस पदार्थ, 3 अवस्था में ठोस, द्रव और गैस। जब पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित होता तो वो होता है वाष्पीकरण, और गैस से वापस द्रव में होता वो होता है संघनन। ठोस से द्रव में चेंज होना होता है संगलन, और द्रव से ठोस में होना वो होता है जमना। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज होना ऊर्ध्वपातन, और गैस से फिर ठोस में चेंज होना होता है निक्षेपण। इवापोरेशन वाष्पीकरण अभी हमने डायग्राम में पढ़ा है। तो ये क्या होता है, क्वथनांक से भी कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदल जाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण।
अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सतह क्षेत्र। जितना भी स्पेस ज़्यादा होगा, सतह ज़्यादा होगी, वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं ताकि फैलाने पर क्या वाष्पीकरण ज़्यादा हो, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये किस कारण होता है? सतह क्षेत्र के बढ़ाने पर। तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने से अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे कि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। जितना भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? गतिज ऊर्जा में कणों की गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आर्द्रता में कमी। वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु में गति में वृद्धि। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने के कारण जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण: घड़े के पानी का ठंडा होना, एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को हथेली पर डालते हुए वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे शीतलता महसूस होती है। सूती कपड़ों में वाष्पीकरण ज़्यादा होने से वे ठंडे महसूस होते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, जिसके कारण हमें गिलास या कोई भी बर्तन हो, ठंडा पानी अगर उसके अंदर है तो बाहर हमें उसके चारों तरफ पानी की बूंदें नजर आती है। पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं के अतिरिक्त भी दो और अवस्थाएं होती है, तो एक है उसमें से प्लाज्मा। तो पहले हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। इस अवस्था में कण बहुत अधिक ऊर्जा वाले तथा अधिक उत्तेजित होते हैं। ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब तथा नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब में भी हीलियम गैस होती है। सूर्य तथा तारों की चमक प्लाज्मा के कारण होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा का कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। कंप्रेस्ड पावर ठोस की तरह कम होती है। ठोसों की अपेक्षा विसरण की दर अधिक होती है। बस इसमें क्या होता है? ठोसों की तुलना में विसरण की दर अधिक होती है। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडम्स टेस्ट। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी व्यवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। उन्हीं गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने CBES की भविष्यवाणी की। सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा करके BEC तैयार होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक पार्टिकल दो पार्ट में होते हैं। कौन से? फर्मीन और बोसॉन्स में। फर्मीन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बोसॉन्स में बहुत सारे फर्मीन मिलकर बोसॉन्स बनाते हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।